एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रेस 2.0 में एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है भारत की मृदा। तो आज की वीडियो में हम भारत की मृदाओं के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन क्षेत्र में कौन कौन सी मृदाएँ पाई जाती है, क्या उसकी विशेषता है, क्या उसमें कमी है, क्या उसमें प्रधानता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखिए, भारतीय मृदाओं के बारे में हम बात करते हैं तो भारतीय मृदा अनुसंधान केंद्र के द्वारा भारत की मृदाओं को 8 भागों में विभक्त किया गया है। तो ये 8 मृदाएं हम देखते हैं कि कौन कौन सी है ये 8 मृदाएं। इसमें सबसे पहले हमारी जो मृदा है वो है जलोढ़ मृदा, दूसरी है मरुस्थलीय मृदा, तीसरी है काली मृदा, चौथी है पर्वतीय मृदा, पांचवी है लाल पीली मृदा, छठवीं है लेटेराइट मृदा, सातवीं है नमकीन या क्षारीय मृदा और आठवीं है पीट या जैविक मृदा। इस प्रकार से भारतीय मृदा अनुसंधान केंद्र के द्वारा भारत को प्रमुख 8 मृदाओं में विभक्त किया गया है। मतलब भारत में 8 प्रकार की मृदाएं उसके द्वारा बताई गई है। तो चलिए हम इनके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं और हम इन सभी मृदाओं में जो महत्वपूर्ण बिंदु है इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जलोढ़ मृदा की। तो देखिए, जलोढ़ जो मृदा है, सबसे पहले हम देखते हैं इसका विस्तार हम देखें तो भारत में जलोढ़ मृदा का विस्तार 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर में जलोढ़ मृदा का विस्तार है। और हम भारत के कुल क्षेत्रफल में हम देखें तो भारत के कुल क्षेत्रफल के 22% क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, भारत के 22% क्षेत्रफल कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। और कितने वर्ग किलोमीटर में, मतलब कितने क्षेत्रफल पर? 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। अब उसके बाद में हम देखें इसके निर्माण के बारे में कि इसका निर्माण किस तरीके से हुआ है। तो देखिए, जलोढ़ मृदा का जो निर्माण है वो हिमालय से बहाकर लाई गई जो नदियाँ हैं, हिमालय से बहकर आई हुई जो नदियाँ हैं वो अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में जो अवसाद बहाकर लाती है, उस अवसाद का जो जमाव है उत्तर के उथल मैदान में कर देती हैं। और उस अवसाद के निक्षेप के द्वारा ही जलोढ़ मृदा का जो निर्माण हुआ है, मतलब नदियों द्वारा इस मृदा का निर्माण किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो विस्तार है कहाँ कहाँ है। तो इसके विस्तार के बारे में हम देखें तो इसका विस्तार 3 जगह पे है। इसके वर्ग में हम सबसे मेन चीज़ है कि उत्तर के विशाल मैदान में इसका विस्तार है और उत्तर के विशाल मैदान में इसके 3 क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? तराई, बांगर और खादर। देखिए, पहला क्षेत्र है तराई। ठीक है, पहला है तराई, दूसरा है बांगर, तीसरा है खादर। तो तराई वो क्षेत्र है जहाँ पर नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो बहुत ही महीन मिट्टी है, महीन जो बजरी है, उसका जमाव उस क्षेत्र में किया गया है। और उसके बाद है बांगर। तो बांगर है एक तरीके से पुरातन जलोढ़ मृदा, पुरातन जलोढ़ है। मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जो प्रतिवर्ष जो बाढ़ आती है उस बाढ़ का पानी उस क्षेत्र में नहीं पहुँच पाता है। इस प्रकार से जो ऊपर का क्षेत्र जाता है, नदियों से ऊपर तट का क्षेत्र जहाँ पर नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पर पुरातन जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। उसके बाद में है खादर मृदा। तो खादर है नवीनतम जलोढ़ मृदा का विस्तार, जहाँ पर नदियों का जो प्रतिवर्ष जो बाढ़ का पानी है वो उस बाढ़ का पानी उस क्षेत्र में पहुँच पाता है। और हर प्रतिवर्ष नई मिट्टी का बिछाव उस क्षेत्र में होता रहता है। ये 3 क्षेत्र हैं, 3 वर्ग है जलोढ़ मृदा के विस्तार के। अब उसके बाद में हम देखें तो उसमें किस चीज़ की प्रधानता है और किस चीज़ की कमी है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो जलोढ़ मृदा में पोटास और चूने की पर्याप्तता होती है और कमी इसमें होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की। इस प्रकार से जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की इसमें कमी होती है और पोटास की इसमें प्रधानता होती है। ठीक है, अब आगे हम देखें कि भारत में जलोढ़ मृदा का विस्तार किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, कौन कौन से राज्यों में पाया जाता है। तो इसके बारे में हम देखें तो भारत में जलोढ़ मृदा के विस्तार के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। एक है उत्तर का विशाल मैदान और दूसरे हैं तटीय प्रदेश। ठीक है, नदियों के डेल्टाई क्षेत्र। अब देखिए, भारत के उत्तर के विशाल मैदान में हम देखें तो यहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं, जैसे अपना जो पश्चिमी पंजाब है, हरियाणा है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश है,
पश्चिमी बंगाल है और बिहार है। इन सभी राज्यों में जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है वो पाया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर नदियों के जो डेल्टा क्षेत्र है, जिसमें गोदावरी नदी का डेल्टा क्षेत्र है, कृष्णा का डेल्टा क्षेत्र है, इसके अलावा कावेरी नदी का डेल्टा क्षेत्र है, इन सभी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में भी जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। अब उसके बाद में हमारी अगली जो मृदा है वो है मरुस्थलीय मृदा। देखिए, मरुस्थलीय मृदा के बारे में हम देखें, इसके विस्तार के बारे में हम देखें तो भारत में इस मृदा का जो विस्तार है वो है 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर में इस मृदा का विस्तार है। इस मृदा में विशेष रूप से लोहा और फास्फोरस की इसमें पर्याप्तता होती है और नाइट्रोजन और ह्यूमस की इस मृदा में कमी होती है। और इसकी विशेषता ये है कि इसके जो कण होते हैं वो मोटे होते हैं, इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत ही कम होती है, इसलिए यह एक अनुपजाऊ मृदा मानी जाती है। और इस विशेष रूप से इसमें कोई मोटे अनाजों की फसल उत्पादन इसमें किया जाता है। और इसका विस्तार हम देखें, भारत में इसका विस्तार हम देखें तो इस मृदा का विस्तार विशेष रूप से राजस्थान में है, पश्चिमी राजस्थान में है, इसके अलावा दक्षिणी गुजरात में उत्तरी गुजरात में और दक्षिणी पंजाब और हरियाणा में इस मृदा का विस्तार पाया जाता है, लगभग इस क्षेत्र में। ठीक है, अब उसके बाद में अगली मृदा है काली मृदा। देखिए, काली मृदा के बारे में हम देखें तो इसका जो विस्तार है 5 लाख वर्ग किलोमीटर में इस मृदा का विस्तार है। मतलब सबसे अधिक मृदा का जो विस्तार है वो है जलोढ़ मृदा का 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद में जो अगली मृदा है वह है काली मृदा का विस्तार दूसरे नंबर पे कितना है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में। इस काली मृदा को हम रेगुर के नाम से भी जानते हैं, महाराष्ट्र में से काले रेगुर के नाम से जाना जाता है। इसके निर्माण के बारे में हम देखें तो इस काली मृदा का जो निर्माण है वो लावा के विखंडन से हुआ है। जब क्रिटिशियस काल में एक भौगोलिक काल था क्रिटिशियस काल, उस क्रिटिशियस काल में ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ। ज्वालामुखी के उद्भेदन से जो लावा निकला उस लावे का ठंडा होकर जमने लगा और जमने के बाद में कुछ दिनों बाद में उसमें लावा में विखंडन हुआ और उसके विखंडन से ही इस काली मृदा का निर्माण हुआ है। इस प्रकार से काली मृदा का निर्माण कैसे हुआ है, लावे के विखंडन से। ठीक है, अब उसके बाद में हम देखें कि इस मृदा का रंग काला होता है। और काला क्यों होता है, क्योंकि इसमें टिटानीफेरस मैग्नेसाइट अंश पाए जाते हैं। टिटानीफेरस मैग्नेसाइट अंश पाए जाने के कारण ही इस मृदा का जो रंग है वो काला होता है। उसके बाद में हम देखें कि इसमें अधिकता किसकी होती है, इसमें अधिकता होती है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की इसमें अधिकता होती है और कमी इसमें होती है नाइट्रोजन और फास्फोरस और जैविक तत्वों की इसमें कमी होती है। ठीक है, अब उसके बाद में हम देखते हैं अगली जो मृदा है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं जो काली मृदा है, इस काली मृदा में विशेष रूप से कपास की खेती की जाती है, इसलिए इसको काली कपास वाली मृदा भी हम इसे कहते हैं। और भारत में हम इस मृदा का विस्तार देखें तो भारत में इस मृदा का जो विस्तार है वो विशेष रूप से गुजरात, ठीक है, दक्षिणी राजस्थान, इसके अलावा महाराष्ट्र और पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इस जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है वो पाया जाता है। आप देख सकते हैं जो काली मृदा है इसका विस्तार पूरे इस वाले क्षेत्र में है। ठीक है, इस क्षेत्र में किस मृदा का विस्तार है, काली मृदा का विस्तार पाया जाता है। अब उसके बाद में हम चलते हैं अगली हमारी जो मृदा है वो है पर्वतीय मृदा। तो देखिए, पर्वतीय मृदा के बारे में हम देखें तो इस मृदा की जो परत होती है बहुत ही पतली परत होती है। पतली क्यों होती है, क्योंकि जो नदियाँ हैं वो नदियाँ जब पर्वतों से बहकर नीचे आती हैं तो अपने साथ वो पर्वतों पर उपस्थित जो भी कंकड़ पत्थर हैं, जो भी बजरी कण है वो अपने साथ बहाकर नीचे ले आती है। इसलिए उस मृदा पर कोई भी उस पर्वतीय क्षेत्र में कोई भी मृदा का जो परत है वो बहुत ही पतली होती है, मृदा के अंश वहाँ पर नहीं बसते हैं। तो इस प्रकार से मृदा की परत वहाँ पर बहुत पतली होती है और वहाँ पर जीवाश्म की इस मृदा में जीवाश्म की अधिकता पाई जाती है। इसके अलावा इसमें कमी होती है, वो किनकी होती है, पोटास, फास्फोरस और चूने की इस मृदा में कमी होती है। ठीक है, इसमें अधिकता किसकी होती है, जीवाश्मों की इसमें अधिकता होती है। इसके अलावा पोटास, फास्फोरस और चूने की इसमें कमी पाई जाती है। ठीक है, और यह जो पर्वतीय मृदा है, इस पर्वतीय मृदा में सीढ़ीदार खेत बनाकर इस मृदा में विशेष रूप से जो बागायती फसल है उन बागायती फसलों का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है, जैसे चाय, ठीक है, चाय और कॉफ़ी, कहवा, इन सभी का उत्पादन उन क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर किए जाते हैं।
फिर हम इसके बाद में इस मृदा के विस्तार के बारे में हम देखें कि इसका विस्तार भारत में किन किन राज्यों में है। तो पूरे हिमालय पर्वतीय प्रदेश में, जैसे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और इस पूरे जो पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र है, उस पूरे पर्वतीय क्षेत्र में इस मृदा का विस्तार है। इसके अलावा भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र में जो जहाँ पर सतपुड़ा और जो विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, उनमें भी इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो ये है हमारी पर्वतीय मृदा। अब उसके बाद में हम देखें अगली प्रकार की जो मृदा है वो है लाल पीली मृदा। तो लाल पीली मृदा के बारे में हम देखें तो इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो इसका जो निर्माण है वो ग्रेनाइट और निश्चित चट्टानों के विखंडन से, ग्रेनाइट और निश्चित चट्टानों के विखंडन से लाल पीली मृदा का निर्माण हुआ है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की इस मृदा में कमी पाई जाती है। ठीक है, और इस मृदा का हम विस्तार देखें भारत में, तो इस मृदा का विस्तार दक्षिण भारत में लगभग सभी राज्यों में, जिसमें विशेष रूप से उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन सभी प्रदेशों में लाल पीली मृदा का विस्तार पाया जाता है। और लाल पीली मृदा का विस्तार सबसे ज़्यादा पाया जाता है केरल में। ठीक है, अब उसके बाद में हमारी अगली मृदा है लेटेराइट मृदा। तो देखिए इस मृदा के बारे में हम देखें तो यह जो मृदा है वो विशेष रूप से उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर जो वर्षा का जो औसत स्तर है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। मतलब अति आर्द्र क्षेत्रों में इस प्रकार की जो मृदा है, कौन सी, लेटेराइट मृदा, उसका विस्तार पाया जाता है। इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग लाल होता है और लाल रंग होने के कारण यह ईंट के समान दिखाई देती है, सूखने पर बहुत कड़क हो जाती है और इसमें निक्षालन की क्रिया पाई जाती है। किसकी क्रिया, निक्षालन की क्रिया इस मृदा में पाई जाती है। देखिए ये क्या होती है निक्षालन की क्रिया, इसके बारे में हम देखें। देखिए अति आर्द्र क्षेत्रों में जब वर्षा अधिक होती है तो अधिक वर्षा होने के कारण से जो वर्षा के साथ इस मृदा के जो ऊपरी परत के जो उपजाऊ कण या फिर घुलनशील तत्व है वो जल के साथ घुलकर मृदा की निचली परतों में जमा हो जाते हैं और ऊपरी परतों में केवल जो अनुपजाऊ और फिर जो अघुलनशील तत्व है वो ही वहाँ पर मौजूद रह जाते हैं। इस प्रकार से यह एक अनुपजाऊ मृदा होती है क्योंकि इसमें जो उपजाऊ कण है वो तो जल के साथ बहकर नीचे चले जाते हैं और ऊपरी परतों में जो अनुपजाऊ कण है वही विद्यमान रह जाते हैं। उसके अलावा इसके बाद हम देखें तो इस मृदा में चूना, नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस, इन सभी की इस मृदा में कमी पाई जाती है। ठीक है, मतलब एकमात्र मृदा ऐसी जिसमें निक्षालन की क्रिया पाई जाती है वो किस मृदा में पाई जाती है, लेटेराइट मृदा में। ठीक है, अब उसके बाद में हम देखते हैं अगली मृदा, वो है हमारी नमकीन या क्षारीय मृदा। तो देखिए इस मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो इसके बारे में हम देखें तो जल के जमाव से इस मृदा का निर्माण होता है। मतलब एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर लगातार जल आता है लेकिन वहाँ पर ढलान की कोई सुविधा नहीं होती है, जल निकास की कोई सुविधा नहीं होती है। उन क्षेत्रों में जब लगातार जल जमा हो जाता है तो उन क्षेत्रों में इस नमकीन या फिर क्षारीय मृदा का विस्तार पाया जाता है। जैसे मान लीजिए जो अपने जो तटीय क्षेत्र है उन तटीय क्षेत्रों में जब ज्वार भाटा आता है तो ज्वार भाटे के साथ जो भी जल आता है वह तटीय क्षेत्रों के अंदर प्रवेश कर जाता है और वह बाहर नहीं निकल पाता है। तो उस प्रदेश में, उस तटीय प्रदेश में उस जल का जमाव हो जाता है और उस जल के लगातार जमाव होने के बाद में जल के जमाव होने से जल क्षारीय हो जाता है और उस क्षारीय मृदा का जो निर्माण हो जाता है। उसके बाद में हम देखें तो इस मृदा में अधिकता पाई जाती है सोडियम सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट की इस मृदा में अधिकता पाई जाती है। उसके बाद में अगली हमारी मृदा है पीट या जैविक मृदा। तो देखिए इसके निर्माण के बारे में भी हम देखें तो इसका भी निर्माण किस प्रकार से होता है, दलदली क्षेत्रों में जैविक तत्वों के जमाव से जैविक मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने भारत की प्रमुख मृदाओं के बारे में हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।